हेलो स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने पढ़ लिया संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। वैसे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की जो परिभाषाएं हैं वो कई प्रकार से बताई जाती हैं, तो उनको एक वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वैसे ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। ये भी याद रखें, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया भी होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार आपको बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन की वजह से ही आती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन समावेश होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो मतलब ऑक्सीजन के प्रयुक्त होने की वजह से ही यहाँ पर इसका नाम ऑक्सीकरण रखा गया है। अगर हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा की बात करें सबसे पहले, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 का संयोग या जुड़ती है या समावेश होता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या समावेश होता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर C+O2 क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अलग है और यहाँ पर आप क्या हो गई? जुड़ गई। तो यह ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जांपल की बात करें, S+O2 क्या बन जाएगा? SO2। यहाँ पर भी अलग अलग का और आपस में जुड़ गया, समावेश हो गया। और समावेश होने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल बोल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा? MgO। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? आपस में जुड़ रहा है। तो जुड़ने की वजह से क्या हो गया? ये कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन की अभिक्रिया की बात करें, अपचयन, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो सीधी बात है इससे जस्ट अपोजिट होगी, जस्ट उल्टी करनी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होगा? निष्कासन। O2 का निष्कासन। निष्कासन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर हम बात करें KClO3, ये क्या बनाता है? KCl+O2 के रूप में बाहर निकल आता है। ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये देखो कैसे अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बाहर निकल गया। और जहाँ पर निष्कासन होता है ऑक्सीजन का या बाहर निकलती है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी आपने देखा कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगी वो कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट इसका टाइप है हाइड्रोजन के आधार पर। दूसरी परिभाषा है हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के आधार पर अगर बात करें हम, सबसे पहले ऑक्सीकरण की बात करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के आधार पर हम देख रहे हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन में क्या होती है? कमी होगी। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निष्कासित किया जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एल्कोहल से एथेनॉल का निर्माण होता है, CH3CH2OH। इसका अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इसका निर्माण होता है CH3CHO, एथेनॉल का निर्माण होता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर इस एल्कोहल में हम देखते हैं तो एल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 और 2 5, 5 1 6। लेकिन यहाँ पर एथेनॉल में कितनी है? 3 1 4। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या होगी? कमी हो रही है, बाहर निकल रहा है। और बाहर निकलने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी बात करते हैं अपचयन की। अपचयन
अब यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाला है, तो ऑक्सीकरण अब चेन क्या होती है, विपरीत ही होंगी दोनों, एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, समावेश या योग होगा, समावेश या योग, संयोग, जुड़ेगा। यानी ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, एथीन का हाइड्रोजनीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसमें बदलना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना है H2। तो इसके दौरान क्या बनेगी, यहाँ पर ये सिंगल डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन एक जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3। यहाँ पर इसके लिए निकल उत्प्रेरक काम में लिया जाता है और टेम्परेचर भी काम में लिया जाता है। 473 केल्विन तापमान, 473 केल्विन तापमान और 100 atm यानी वायुमंडलीय टेम्परेचर भी काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और 2 4 है, पर लेकिन यहाँ पर एथेन के पास देख रहे हो तो 3 और 3 6 है, यानी यहाँ पर क्रियाकारकों से उत्पाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन की संख्या अपने पास 4 थी और यहाँ पर कितनी है 6, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने के कारण ये कौन सी विक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है धन विद्युती तत्व के आधार पर, यानी अगर धन विद्युती का संयोग हो या वियोग हो, वियोजन हो, यानी कि या तो धन विद्युत तत्व जुड़ेगा उसके आधार पर या बाहर निकलेगा उस आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण की देखेंगे, ऑक्सीकरण की परिभाषा देखेंगे। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युत तत्व क्या होता है, बाहर निकलता है, धन विद्युती तत्व बाहर निकलता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर हम बात करें H2S प्लस Cl2, यानी यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण होने के बाद में ये किसका निर्माण करेगा, HCl का निर्माण हो जाएगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये धन विद्युत तत्व था और ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन धन विद्युत तत्व था और यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, इस वजह से ये क्या हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अगर अपचयन की बात करें, अपचयन की, तो अपचयन में क्या होगा, यहाँ पर धन विद्युत तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, धन विद्युत तत्व का क्या होगा, समावेश होगा या संयोग होगा, समावेश या संयोग या संयोजन होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, यदि क्लोरीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, तो मैग्नीशियम क्या है, धन विद्युत तत्व, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगी, MgCl2, यानी यहाँ पर धन विद्युत तत्व इसके साथ जुड़ रहा है और जुड़ने के कारण ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके, नेक्स्ट है ऋण विद्युती तत्व के आधार पर, ऋण विद्युती तत्व के आधार पर, यानी ऋण विद्युत तत्व के संयोग होगा उसके आधार पर और वियोजन बाहर निकलेगा उस आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण की परिभाषा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है, संयोजन होता है, यानी यहाँ पर ऋण विद्युत तत्व का क्या होगा, समावेश होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्व का समावेश होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएं, क्लोरीन के साथ करवाएं, क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युत तत्व है, तो इसके अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो ये क्या होगी, आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा MgCl2, यानी यहाँ पर ऋण विद्युत तत्व आकर इससे जुड़ रहा है, तो इसलिए कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अभी यहाँ पर ऋण विद्युत तत्व क्या हो रहा है, समावेश हो रहा है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बाहर। एग्जाम्पल के तौर से पहले हम वापस से देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऋण विद्युत तत्व का समावेश हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होगा। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है, निष्कासन होता है या बाहर निकलती है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, FeCl3+H2, यानी कि इसकी अभिक्रिया अगर साथ करवाते हैं दोनों के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरीन क्या होता है, अधिक ऋण विद्युत तत्व होता है, जो ये क्या होता है, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है एक क्लोरीन, तो बन जाता है FeCl2+HCl। ये संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर इसको 2 लगाते हैं। तो 2 लगाने के बाद में फिर भी संतुलित नहीं हुआ, 2 4, यहाँ पर भी नहीं हुआ, इसको यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर ये लगाते हैं, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, और ये हो गया 2 4, और 2 ये रहा, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 हो गया, ये संतुलित हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युत तत्व है, और ये बाहर निकल गया, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेंगे और बाहर भी त्यागेंगे, उसके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा दे रखी है। सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीकरण की, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्यागे जाते हैं, त्याग, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन या यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन का बाहर निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या त्यागे जाते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें सोडियम, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। जैसे ये क्या है, फेरस, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा, और त्यागने की वजह से ये क्या बना लेगा, फेरिक का निर्माण कर लेगा, Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या है फेरस, और ये क्या है फेरिक, फेरिक, ठीक है। एक एग्जांपल और लें, जैसे क्लोरीन है माइनस, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से Cl2 यानी द्विपरमाणिक अवस्था में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे 2, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन को त्यागा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अपचयन में तो क्या किया जाएगा, ग्रहण किए जाएंगे, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन द्वारा, तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Na वापस बन जाएगा, वापस अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम बात करें Mg2+ है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद में क्या बनाएगा, Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और ग्रहण करने की वजह से अपचयन अभिक्रिया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा रहा है, त्याग रहा है ये परमाणु तत्व है यौगिक, इस वजह से ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहला रही है। अब इसके हम देखते हैं, देखो एक ट्रिक के द्वारा हम देखते हैं, देखो ट्रिक द्वारा। तो यहाँ पर तो आधार ले लेते हैं, किस आधार पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी थी, और यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख लेते हैं और यहाँ पर अपचयन लिख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन के आधार पर, O2 के आधार पर, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था और बाहर निकल रहा था, इसके आधार पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी थी। तो सीधा सीधा बात है कि ऑक्सीजन जहां पर जुड़ेगी वो तो ऑक्सीकरण होती है, यहां पर क्या होती है, जुड़ती है या समावेश होगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ऐसी अभिक्रिया में जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है वो तो ऑक्सीकरण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का समावेश हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, निष्कासन ही होगा, बाहर निकलेगी। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन के आधार पर, यानी जहाँ पर हाइड्रोजन का समावेश होगा और निष्कासन होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होगा,
निष्कासन होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें हाइड्रोजन का समावेश होता है वह कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 3rd नंबर पे धन विद्युतीय तत्व के आधार पर, धन विद्युतीय तत्व के आधार पर। यहां पर हम जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है? एक धन विद्युतीय तत्व के रूप में काम करता है। धन विद्युतीय तत्व के रूप में कैसे? क्योंकि इसके हाइड्रोजन के जो बाह्य कोश होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको त्याग कर ये क्या कर लेता है? H+ अवस्था में रहता है, मतलब धनात्मक रूप में रहता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये धन विद्युतीय तत्व के रूप में काम करता ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये धन विद्युतीय तत्व ही तो है। तो ये धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन की वजह से हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का भी निष्कासन हो रहा है, तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का भी निष्कासन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? एक धन विद्युतीय तत्व के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा, यानी जिसमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें समावेश होगा, समावेश होता है धन विद्युतीय तत्व का, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थी ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर यहाँ पर ऑक्सीजन को मान सकते हैं, या इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट ही तो करना है अपने को, क्योंकि यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व, यहाँ पर निष्कासन हो रहा है, तो ये सीधा सीधा क्या होगा? समावेश ही तो होगा। या ऐसे कर लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन को हम क्या मान लें? ऋण तत्व के रूप में मान लें, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? ऐसे 2- अवस्था में होता है इसकी वैलेंसी, इस वजह से क्या होगा? एक ऋण तत्व के रूप में काम करता ही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण में समावेश हो रहा है, तो यहाँ पर ऋण तत्व का भी क्या होगा? समावेश होगा। तो जिसमें ऋण तत्व का समावेश होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और जिसमें निष्कासन होगा वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और लास्ट और फाइनल परिभाषा थी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर। मैंने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीकरण जो वर्ड है वो ऑक्सीजन के लिए यूज किया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीकरण का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, माइनस की अवस्था है। याद करने के लिए हम देख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर ऋणावेश के रूप में ये रहता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और जिस चीज़ की अधिकता होती है उसी का क्या किया जाता है? दान किया जाता है। तो ये ग्रहण तो करने से रहा, तो इसके पास क्या आती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? दान किया जाता है, यानी जिसमें बाहर निकलेंगे। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु या अणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है या दान करता है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, और इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अब देख लेते हैं हम एक तो औपचारिक परिभाषा, औपचारिक, और एक देख लेते हैं ऑक्सीकारक की परिभाषा। यानी जिस पदार्थ का हम क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो तो क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाता है। यानी कि जिसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह कौन सा होता है? उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहेंगे। और जिसका क्या होगा? अपचयन होगा, अपचयन होता है, उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकारक। या ऐसे कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, जो अभिकारक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान, वो क्या कहलाएगा? अपचायक। या इसको बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो अभिकारक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अकेली नहीं संपन्न होती है, क्योंकि एक पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है? अपचयन जरूर होता है। इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स के दूसरे नाम है जैसे ऑक्सी अपचय अभिक्रिया, अपोपचय अभिक्रिया, ये इसके कुछ दूसरे नाम होते हैं। कि ऐसी रासायनिक रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा की बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न होती है, क्योंकि अकेले तो हो नहीं सकती,
क्योंकि एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन ऑटोमेटिकली होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न होती है, साथ साथ संपन्न होंगी, वह क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया SO4 प्लस जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बन जाता है। SO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया वाला अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ये हटा रहा है। कैसे हटा रहा है? कि जिंक के बाद सबसे पहले जिंक की इन तीनों की बात अलग अलग कर लेते हैं। कॉपर तो क्या होता है? 2+ स्टेट में होगा। सल्फेट क्या होगा? SO4 2- में होगा। और यहाँ पर जिंक वैसे फ्री है ही, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये जिंक क्या करेगा? अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, क्योंकि 2 के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में देखें और इन दोनों के बीच में देखेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर ये क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और त्यागने की वजह से जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? अभी पढ़ा था हमने, कौन सी कहलाती है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है या बाहर निकलते हैं वह अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। और यहां पर ये क्या करता है? प्लस स्टेट में है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से क्या बना लेगा? Cu के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा ये किसका एग्जाम्पल है? रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे पता चला? जिंक और कॉपर जिंक सल्फेट के बीच में देखा तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट से कॉपर जो कन्वर्ट हो रहा है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फेरस का निर्माण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। ये आपको देखो मैं बताता हूँ कि आप किस किस के बीच में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बताएंगे, कि आप चाहो कि इनके और इनके बीच में और इनके और इनके बीच में या इनके और इनके बीच में, कि सर हम चाहे जैसे तो कर नहीं सकते। तो करना क्या है कि यहाँ पर फेरस और ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ पर फेरस और ऑक्सीजन को देखना है। जैसे यहाँ पर फेरस भी है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कि हम चाहो जिससे मान लो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने, दोनों में समानता देखो, कोई परमाणु स्वयं तो है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में अगर देखते हैं तो यहाँ पर तो फेरस है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में तो कोई समानता ही नहीं रही। इसलिए इन दोनों के बीच में तो बता ही नहीं सकते कि कौन ऑक्सीकृत हो रहा है कौन सा अपचयित हो रहा है। इसलिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पर दोनों में कुछ परमाणु में समानता देखनी है, तो हम बताएंगे इसके और इसके बीच में और इनके और इनके बीच में। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर फेरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर नहीं जुड़ रहा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था कि जहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, बाहर निकलती है, वह कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 है, और यहाँ पर कितना हो रहा है? 3 दूनी 6 हो रहा है, और 6 होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया? इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बाहर निकल रही है, इस वजह से अपचयन, और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये कौन सी होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहला रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि HCl की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं, तो क्लोरीन आयन के रूप में बाहर निकल रहा है और हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो इसके बीच में हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बताते हैं कि किसके बीच में ऑक्सीकरण हो रहा है और किन के बीच में अपचयन हो रहा है। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर भी Cl है, तो इन दोनों के बीच में बताएंगे। और यहाँ पर H2O है और यहाँ पर भी H2O है, तो दोनों के बीच में, इनके बीच में हम बता ही देंगे। इन दोनों के बीच में देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, दिख रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन ही अकेला है।
यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर आप हाइड्रोजन 2 हैं और इधर कितने हैं, 3, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या समावेश हो रहा है। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया कहला रही। तो यहाँ पर आपने रेडॉक्स और के एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।